नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं गोरखपुर, जहां संचारी रोग नियंत्रण को लेकर कार्यक्रम आयोजित है। मुख्यमंत्री उपस्थित हैं और गोरखपुर के सांसद रवि किशन संबोधित कर रहे हैं। आशा बहनें जितनी आई हैं और समस्त गोरखपुर की देवतुल जनता, देखा, बात बहुत ध्यान से आप लोगों को सुनना होगा, क्योंकि सबके पास जितनी बहनें बैठी हैं सबके बच्चे हैं, छोटे छोटे। मेरे भी बच्चे हैं, या मंच पे बैठे सब लोग हैं, सबके बच्चे हैं। लेकिन पूज्य महाराज जी ने संत हैं, साधु हैं, उनके बाल गोपाल नहीं है, त्यागी जीवन जी है। वो अगर किसी बच्चों को लेके इतने भावुक होते हैं और इतने सेंसिटिव होते हैं, जब कोई नेता, लीडर या सांसद या मुख्यमंत्री भावुक नहीं होगा तो ये रिजल्ट नहीं मिलेगा जो संचारी रोग में आप रिजल्ट देख रहे हैं। और भावुक अब जब होते, जब आप आंख खोल कर चलते हैं, आत्मा खोल के चलते हैं, निस्वार्थ चलते हैं, तब आपको किसी बच्चे के जीवन को तड़पता हुआ देखते हैं। जब बीमारी से देखते हैं, नाक में पाइप लगा है, खून निकल रहा है, सांसें फूल रही, जब तक आप भावुक नहीं होंगे, निस्वार्थ नहीं होंगे, आप अपनी कुर्सी के मोह से, अपने पद के मोह से जब बाहर निकलते हो, तब आप किसी की जान बचाते हैं। तब आप इस कोरोना काल में इस उत्तर प्रदेश को बचा के निकल जाते हो। तब आप इंसेफेलाइटिस की बीमारी से इस पूरे पूर्वांचल के क्षेत्रों को, गोरखपुर मंडल को बचा लेते हो और कई लाख बच्चों का जीवन बच गया। महाराज जी ने जागरूकता पैदा की, क्योंकि भावुक व्यक्ति है महाराज जी। महाराज जी को जान की कीमत पता है कि एक जिंदगी, एक बच्चा, एक परिवार का चला जाता है। बड़ी मुश्किल से बाल गोपाल होते हैं, बच्चा होता है, वो चला गया, उस माता पिता पर क्या बीतती है। तो सफाई, गंदगी से दूर, शौचालय, ये सारी चीजों की उन्होंने जानकारी दी। मलेरिया से कैसे आप लोग साफ सफाई रखते हैं, आप लोग स्वयं के जीवन को बचाते हैं। मेडिकल ताकत झोंक दी, लगातार इन्होंने कोविड के दौरान दिन रात इन्होंने मेहनत की और उसका रिजल्ट है कि 25 करोड़ की आबादी बच गई। जहां पर दुनिया हंस रही थी कि उत्तर प्रदेश में मौतों की लाशें बह जाए, महाराज जी की यही सोच और यही भावुकता और यही अपने प्रदेश की जनता के प्रति समर्पण बचा ले गया। अब आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं, जितनी बहनें, आप लोग भी बहुत मेहनत कर रही हैं, इस जागरूकता को बढ़ाते रहिए। बरसात आती रहती है, मौसम बदलते रहते हैं, इस सारी चीज़ों को बचाएं। संचारी ये जो आज महाराज जी ने फिर एक योजना को लॉन्च किया, फिर से इस मूवमेंट को, इस सफाई दवाई से सब जीतेंगे। आप लोग सफाई ज़रूर रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छा खाएं, अच्छे से रहें, साफ सफाई से रहें। पूज्य महाराज जी पूरा ध्यान दे रहे हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट पर लगातार मीटिंग्स हो रही, प्रशासन लगा है दिन रात, लेकिन आबादी बढ़ी है। आप लोग को स्वयं जागरूक रहना है, जागरूक करना है। अगल बगल इलाके, जिला, जवार, अपने गांव देहात, सबको बोलो, बच्चे बचाएं, साफ सफाई रखें और अपने प्रदेश को बचाएं, हंस खुश रहें, आने वाली पीढ़ी को हम लोग तंदुरुस्त रखें। यही जरूरी है, यही सोच है हमारे पूज्य महाराज जी की। तो मैं प्रणाम करता हूँ महाराज जी। हम पूरा उत्तर प्रदेश में इस माटी का लड़का हूँ। मैं आपका बनाया हुआ सांसद हूँ, मैं ऋणी हूँ और मैं आपकी सोच का मैं कायल हूँ। और मैं इस डॉक्यूमेंट्री को देख के भाव में आज ये बातें कही और यही सोच आप लोग भी जागरूक रखें। यहाँ कोई मुख्यमंत्री या कोनो नेता, लीडर नहीं बचौले से, एक भावुक व्यक्ति, एक त्यागी, एक निस्वार्थ त्यागी है जो पूज्य महाराज जी हैं, वो ये सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब गोरखपुर को नए आयाम देने वाले आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी महाराज का हम बहुत ही आदर के साथ आग्रह करते हैं कि जन स्वास्थ्य, जन आरोग्यता को समर्पित आपके आशीर्वचन हमें देने का कष्ट करें। आपके आशीर्वचन हमें ऊर्जा व स्फूर्ति प्रदान करते हैं। धन्यवाद। विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित
माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य समित मोहन प्रसाद जी, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण और आज के इस विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान के कार्यक्रम में उपस्थित सभी आशा बहनें और उपस्थित भाइयों बहनों, आज से 4 वर्ष पहले दिमागी बुखार की कहर को जिसने देखा है, उसको महसूस किया है, उसके लिए आज का ये अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। यही जुलाई का महीना जैसे ही प्रारंभ होता था, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और एक समय तो ऐसा था जब प्रदेश के 38 जनपद ऐसे थे जहां कम या ज्यादा मात्रा में इंसेफ्लाइटिस से यानी दिमागी बुखार से मौतें होती थी। उपचार की व्यवस्था जहां थोड़ी बहुत होती भी थी तो इतनी भीड़ हो जाती थी कि सारी व्यवस्था धरी की धरी रह जाती थी, अस्त व्यस्त सारा व्यवस्था हो जाती थी और शेष अन्य जगह भगवान मालिक था। नौ की बीमारी बोल करके, अज्ञान बीमारी बोल करके लोग उसे छोड़ देते थे, भगवान भरोसे छोड़ देते थे। आज का ये अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये अभियान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पिछले 4 वर्ष के दौरान आशा बहनों ने, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए शिक्षकों ने, नगर विकास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, बाल विकास और पोषाहार विभाग, दिव्यांगजन कल्याण विभाग, इन सब ने स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल यानी चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के तमाम उन संस्थाओं के माध्यम से जो स्वास्थ्य के प्रति समर्पित हैं, यूनिसेफ, WHO, पाक, टाटा ट्रस्ट, इन सब के साथ मिलकर के जिस एक अभियान को आगे बढ़ाया था, जो प्रदेश के अंदर न केवल दिमागी बुखार से बल्कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कालाजार, फाइलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, इन सभी से प्रत्येक व्यक्ति को बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम जिसे हम वर्ष में 4 बार, हर तीसरे महीने में 1 बार उस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, आज ये कार्यक्रम फिर से अगले 3 महीनों का प्रारंभ होने जा रहा है, जो 1 महीने तक व्यापक जागरूकता का अभियान होगा। रैलियां निकलेंगी, घर घर जाकर के आशा बहनें एक परिवार के साथ दस्तक देंगे। ट्रेनिंग के कार्यक्रम हमारे पहले ही संपन्न हो चुके हैं, जिसमें आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, पैरामेडिक्स, पीडियाट्रिशियंस और भी अन्य जितने भी हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड जितने लोग स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर के जो लोग कार्य करते हैं,
सभी के ट्रेनिंग के कार्यक्रम गोरखपुर में भी और केजीएमयू लखनऊ में भी संपन्न होने के बाद आज जिस एक अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं, अगले 3 महीनों के लिए हमें अब इस प्रकार की बीमारी के प्रति जिस व्यापक अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं, बरसात के समय ही उन बीमारियों की आहट सुनाई देगी और उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों में हम लोगों को प्रत्येक व्यक्ति की जान। उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों में एक साथ 2100 साइकिलों का आज निःशुल्क वितरण कक्षा 9 से 11 तक की निर्बल वर्ग की कन्याओं को किया जा रहा है। मैं इस हेतु रोटरी क्लब का बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इस प्रकार के सत्र पर्यंत समय समय पर अन्य कार्यक्रम भी उनकी शिक्षा में सहयोग के लिए आयोजित किए जाएंगे। और जैसा पवन जी ने कहा कि हम टैबलेट देने का काम भी रोटरी क्लब के माध्यम से होगा। निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि आपका ये इस प्रकार के कार्यक्रम नित्य पर्यंत आप लगातार इसको जारी रखेंगे। और आप लोगों का एक समूह है जिसमें आपने बताया कि हम 50 लाख रुपए इकट्ठा कर रहे थे और कितना 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ दानदाताओं की कमी नहीं है। हमारी राज्य सरकार भी लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है और पिछले सत्र में हमने 2,65,000 छात्र और छात्राओं को जो कक्षा 10वीं के थे, 12वीं के थे, हमारे महाविद्यालयों में पढ़ने वाले थे, उन सभी को टैबलेट देने का प्रावधान किया था। क्योंकि महामारी के कारण से वो कार्यक्रम नहीं हो पाया, बीच में चुनाव आ गया, लेकिन हमने सबके खातों में डीबीटी के माध्यम से उस पैसे को भेजा था, जिससे कि हमारे छात्र छात्राओं का उन्नयन हो, उनको उनकी बौद्धिक शक्ति, उनकी कल्पना शक्ति, उनकी जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति, और कोरोना महामारी में जो बहुत सारे हम काम नहीं कर पाए, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाए, उन सबको इसमें सहायता मिले, उसके लिए हमने ये काम किया था। और पिछले दिनों हमने बोधिसत्व कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर तमाम प्रकार से, जैसे हमारा राज्य नया राज्य है, अब हम 22वें साल में आ गए हैं और 22वें साल में आने के बाद जब हम 25 साल के होंगे तो उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनेंगे। उसमें हमारे रोटरी क्लब, हमारी अन्य सामाजिक संस्थाएं, मैं सभी सामाजिक संस्थाओं से सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि जहां रोटरी क्लब ने कन्याश्री कार्यक्रम आयोजित किया है, उसी प्रकार से जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, उस स्वच्छ भारत अभियान में भी हम अपने आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार के अभियान चलाकर एक स्वच्छ भारत अभियान केवल एक औपचारिक कार्यक्रम न करके इसको अपनी दैनिक दिनचर्या में अगर हम ले आए, अपनी दैनिक आदतों में हम ले आए, हमारी आने वाली पीढ़ी को एक आदत के रूप में, एक अनुशासन के रूप में, एक संस्कार के रूप में ये पीढ़ी दर हम पीढ़ी है इसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम हर क्षेत्र में आगे जाएंगे। क्योंकि उत्तराखंड जैसा देश, उत्तराखंड जैसा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान का दूसरा कोई राज्य नहीं है, जहाँ पर नदियाँ हैं, जहाँ पर्वतों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, जहाँ पूरी हमारी तराई उद्योग धंधों से और कृषि बाहुल्य क्षेत्र से आच्छादित है। इस क्षेत्र में सभी लोगों ने मिलकर के एक सामूहिकता के साथ जब इस अभियान के साथ जुड़े, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग ने इस कमान को संभाली, ग्राम प्रधानगण, पंचायत समिति के सदस्यगण, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इन सब ने इसके साथ सहभागी बनकर के विधायकों के नेतृत्व में, माननीय सांसदों के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। शहरी क्षेत्र में इस कार्यक्रम को मेयर, पार्षद, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों ने स्वास्थ्य विभाग और नगर विकास विभाग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के कार्यक्रम के साथ भी ग्राम्य विकास विभाग और नगर विकास विभाग जुड़े। स्वच्छता सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने और स्वास्थ्य विभाग ने जगह जगह इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित करने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में
पीडियाट्रिक के आईसीयू की स्थापना, हर जिला चिकित्सालय में एक पीडियाट्रिक के आईसीयू की स्थापना, हर बाल रोग विशेषज्ञ को प्रशिक्षण के साथ जोड़ना, जितना नर्सिंग और पैरामेडिक स्टाफ था उन सबके प्रशिक्षण को जोड़ने के साथ ही जब व्यवस्था उसके सर्विलांस को और मजबूत किया गया कि कहीं कोई बुखार होगा, किसी व्यक्ति को किसी गांव में बुखार है, किसी बच्चे को बुखार है, तो बिना इंतजार किए उसको तत्काल इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर में ले जाना। आशा बहनों ने इस दायित्व को निभाया। इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर में अगर ये लगता है कि उपचार से ठीक हो सकता है तो तत्काल उसको दवा प्रारंभ कराओ, अन्यथा वहां से सीएससी में रेफर करो। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आया, अगर उपचार से ठीक हो सकता है, डॉक्टर अस्वस्थ है, उसके उपचार की उचित व्यवस्था थी। और अगर उसे लगता है कि थोड़ी सी उसे इसमें कंफ्यूजन है तो तत्काल उसे जिला चिकित्सालय के लिए उसी सरकारी एम्बुलेंस से भेज देता। सरकारी एम्बुलेंस से फिर वहां से अगर जिला चिकित्सालय में लगता था कि उसे थोड़ा सी कठिनाई महसूस हो रही तो तत्काल उसको बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सरकारी एम्बुलेंस से लाने की व्यवस्था थी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हर बेड पर यहां पर वेंटिलेटर लग गए थे, पर्याप्त चिकित्सकों की व्यवस्था भी थी, आईसीयू बहुत अच्छे बन गए थे यहाँ के, और हर प्रकार की सुविधाएं यहां पर देने के साथ ही भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने यहां पर अब तो गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज यानी अकेले सरकार का देश का एकमात्र सरकारी मेडिकल कॉलेज है जिसमें वायरोलॉजी सेंटर भी जहां पर स्थापित हो चुका है। देश के अंदर कहीं और जगह नहीं है। किसी भी प्रकार के वायरस को पहचान करने की क्षमता, बीमारी कोई भी होगी, वह बीमारी को, विषाणु जनित हर एक बीमारी को चिन्हित करने की व्यवस्था यहां की जो वायरोलॉजी लैब है, जो सेंटर है, उसमें इसको वहां पर चिन्हित किया जा सकता है, उसको पहचाना जा सकता है और फिर उसके उपचार के लिए उस प्रकार की व्यवस्था भी यहां बनाई जा सकती है। ये सभी कार्यक्रम जब एक साथ सामूहिक रूप से चले, आज उसका परिणाम है, और परिणाम है कि दिमागी बुखार का के कारण जो बीमारी से जो होने वाली जो मौतें थी वो 95% नियंत्रित हो चुकी है। और ये बताता है कि लोक स्वास्थ्य का जो विषय है वो केवल स्वास्थ्य विभाग के उपचार पर निर्भर न होकर के जागरूकता का और वहां पर अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से टीम वर्क का उसमें बहुत महत्व है। टीम वर्क, सामूहिकता के साथ मिलकर के सब एक साथ कार्य करेंगे, उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। और आज इंसेफ्लाइटिस पर हम लोग नियंत्रण करने में सफल हुए हैं तो उसके पीछे इसी सामूहिकता का परिणाम है। जब समाज के प्रत्येक तबके के नागरिक इसके साथ जुड़े हैं, हर एक ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई, तो हम 95% तक इसको नियंत्रित करने में सफल हुए हैं। मौत 95% नियंत्रित हो चुकी है। हमें अभी उन 5% बच्चों को भी बचाना है जो इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते हैं। याद रखना, इंसेफ्लाइटिस एक ऐसी बीमारी है कि अगर समय पर हमने उसे उपचार नहीं दिया, उपचार में देरी हो गई और बच्चा अगर जीवित रह भी गया तो शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता का शिकार हो जाता है। किसी गरीब परिवार में कोई बच्चा, अच्छा हंसता खेलता हुआ बच्चा अगर शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता का शिकार हो जाता है तो क्या स्थिति पड़ती होगी उस बच्चे पर। इसलिए यहां पर यद्यपि हम लोगों ने कंबाइंड रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया है, ज्यादातर जनपदों में भी हम लोगों ने डीडीआरसी की स्थापना की है, लेकिन ये समाधान नहीं है। समय पे बच्चे को उपचार मिलना, पहले तो सावधानी हम इस बात की रखें, सफाई के माध्यम से, शुद्ध पेयजल के माध्यम से, जानकारी देकर के, वैक्सीनेशन जब चलता है उस समय वैक्सीन देने की व्यवस्था,
ये तमाम कार्यक्रम आगे बढ़ाने के कार्यक्रम जो चलते हैं, इन सभी के माध्यम से जागरूकता का कार्यक्रम करके पहले तो बीमारी से बचाओ। अगर आई गई बीमारी तो बीमारी आते ही तो बिना किसी लापरवाही के तत्काल उपचार शुरू करना। उपचार झोला छाप डॉक्टर के पास जाकर के नहीं, विशेषज्ञ चिकित्सक के पास जाकर के, सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के, और बिना किसी हीला हवाली के उपचार शुरू करना। समय पे उपचार हो जाएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा, फिर से हंसता खेलता आपके सामने दिखाई देगा। लेकिन अगर थोड़ी लेट कर ली तो दिक्कत हो सकती है। और इसलिए 5% जो बच्चे अभी भी दिमागी बुखार की चपेट में आते हैं, चाहे वह जापानी इंसेफ्लाइटिस हो या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस हो, उन 5% बच्चों को भी पूरी तरह दिमागी बुखार से मुक्त करने और दिमागी बुखार की हमेशा के उन्मूलन की दिशा में अब नए कदम को आगे बढ़ाने के लिए ही यह विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान का शुभारंभ आज फिर से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन भी हमारे पास है, उसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बीमारी भी देखी जाती है। कुछ जगह दिमागी बुखार है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां मलेरिया आदि पाया जाता है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो डेंगू की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील होते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो चिकनगुनिया के लिए संवेदनशील होते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो कालाजार के लिए संवेदनशील होते थे। धीरे धीरे करके इन पर नियंत्रण किया गया। जैसे कालाजार उत्तर प्रदेश ने नियंत्रित कर लिया है। मलेरिया को बहुत शीघ्र नियंत्रण करने की दिशा में जो कदम बढ़ाए गए हैं, हम नियंत्रण करने की ओर अग्रसर हैं। पोलियो उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 10 वर्ष के अंदर एक भी मामला देखने को नहीं मिला है। फाइलेरिया को प्रभावी नियंत्रण करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं। ये तमाम कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं। लेकिन अभी दिमागी बुखार के साथ साथ डेंगू को प्रभावी रूप से नियंत्रण करने की दिशा में सामूहिकता का प्रयास फिर से आवश्यक है। और हर एक संस्था अगर अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लग जाए तो मेरा ये मानना है कि हम लोग दिमागी बुखार के साथ साथ हर एक संचारी रोग को प्रभावी नियंत्रण करने में सफल होंगे। यहां पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए और जितनी भी आशा बहनें हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, इन सबसे मेरा आग्रह होगा वे इस बात को भी प्रयास करें कि प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक देश को टीबी से मुक्त करने के एक विशेष अभियान को आगे बढ़ाया। ट्यूबरक्लोसिस, इस पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए शासन स्तर पर फ्री में उपचार की सुविधा पहले से उपलब्ध है। हम लोग अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित है, उस व्यक्ति के उपचार की फ्री में व्यवस्था है। थोड़ा हम प्रशासनिक मशीनरी के साथ मिलकर के उस कार्यक्रम के साथ जुड़े और अलग अलग व्यक्ति ऐसे लोगों को गोद लेकर के कि उसकी व्यवस्था, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना, हॉस्पिटल से उसकी नियमित दवा उस तक पहुंचाने की व्यवस्था करना, शासन इसके लिए अलग से धनराशि भी उपलब्ध करवाती है। अगर ये सभी कार्यक्रम के साथ हम जुड़ जाएं तो हम लोग 2025 तक न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि उत्तर प्रदेश अगर ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त हो गया तो भारत भी ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और इस पवित्र कार्यक्रम के साथ भी हमें जुड़ना चाहिए। समाज के किसी भी व्यक्ति में अगर कोई किसी रोग से वह ग्रसित है तो वह चुनौती पूरे समाज की होनी चाहिए। और यह तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हम लोगों ने रोग क्या होता है, उसका संक्रमण क्या होता है,
और उसकी कीमत लापरवाही में कैसे चुकानी पड़ती है, यह आपने अपनी आंखों से देखा होगा। बीमारी को कभी लापरवाही से नहीं देखना चाहिए, कभी इसके पर उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और आज जब संचारी रोग नियंत्रण का यह अभियान, विशेष अभियान चल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी आशा बहनें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के यूनिसेफ, WHO, पाक, टाटा ट्रस्ट जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर के पूरे प्रदेश के अंदर हर घर दस्तक देकर के कोई भी बच्चा बीमार है, तत्काल उसके उपचार की व्यवस्था, सरकारी एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक पहुंचाना, डॉक्टर की देखरेख में उसके उपचार को आगे बढ़ाना, किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो, क्योंकि एक एक बच्चा हमारी अमूल्य धरोहर है और उस अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम सबकी सामूहिक होनी चाहिए। इस विश्वास के साथ हम सभी मिलकर के इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज के इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरा बड़ा विश्वास है कि हम लोग इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के भी इस खुशखबरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश के लाखों बच्चों तक बहुत शीघ्र देने में सफल होंगे। एक पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तैनात संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने संचारी रोग के नियंत्रण को लेकर तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से इसको रोका जा सकता है। उन्होंने बताया कि कैसे बेहतर तरीके से हम काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे इन सभी चीज़ों को हम रोक कर सफल हो सकते हैं और स्वास्थ्य विभाग किस तरह से इन सभी रोग को लेकर काम कर रहा है।